दिल के हालात, मोहब्बत की बात, आपके होठों पर मुस्कान, खुशियों की बरसात। हम लाए हैं आपके लिए गीत, गज़ल, कविताओं की सौगात, एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कवि प्रदीप परमार पर अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम को लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। बात होती है, मुलाकात होती है, बात होती है, मुलाकात होती है, मोहब्बत की शुरुआत होती है। आप और हमारी मोहब्बत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज हम आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश की ख्यातिनाम साहित्यकार, लेखिका, समाज सेविका, कवित्री से, जिन्होंने कविताओं को, लेखों को, कहानियों को रचा ही नहीं अपितु जिया है। पिछले 22-23 सालों से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़ करके वे समाज सेवा में अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई साहित्यिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं, 75 से अधिक साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनमें उनकी कहानियां, लेख, कविताएं प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं जो बहुत लोकप्रिय हुई हैं। वो कविताओं की है, कहानियों की, और उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें वुमन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड, पर्यावरण पुरस्कार, बेटी सृष्टि रत्न, ऐसे कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं। और उन्हें ट्री वुमेन भी कहा जाता है। वो कवित्री होती हैं देश की विख्यात साहित्यकार, लेखिका, समाज सेविका, सम्मानिया अनुपमा तिवारी जी। मैं उनके लिए ये पंक्तियां कह सकता हूं कि चमक सूरज की नहीं उनके किरदार की है, चमक सूरज की नहीं उनके किरदार की है, ये बात मौसमे बहार की है। चमक सूरज की नहीं उनके किरदार की है, ये बात मौसमे बहार की है। वे अनुपम हैं, अदित्य हैं, अनुपमा हैं। वे अनुपम हैं, अदित्य हैं, अनुपमा हैं, ये खबर आसमां के अखबार की है। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात देश की विख्यात साहित्यकार, लेखिका, समाज सेविका, कवित्री अनुपमा तिवारी जी के साथ। आपकी तालियां हो जाए उनके लिए। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब नवरात्रों में एक और बालिकाएं पूजी जा रही हों और दूसरी तरफ नन्ही बालिकाओं की देह दुष्कर्म का शिकार हो रही हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब पैदल चलकर देश भर से लोग गंगा जल लाकर अपने घर को पवित्र कर रहे हों और पवित्र होने के नाम पर एक औरत को गंगा में खींचा जा रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जिस वक्त तुम 4 पराठे अपने बैग में रखकर यात्रा पर निकले हो और तुम्हारे पास से कोई दीनहीन सूखी हथेली खाली जा रही हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। जब तुम्हारे घर में इस्तेमाल करने के लिए 5 बाथरूम हों, या मेरे घर में भी हैं तो मुझे भी कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब तुम्हारे घर में इस्तेमाल के लिए 5 बाथरूम हों और कच्ची बस्ती या गांव के हैंडपंप पर कुछ औरतें झुंड में लुगड़ी की आड़ बनाकर लाज बचाने की जुगत में हों, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब तुम पक्के घर की छत के नीचे गद्दे पर नरम रजाई में दुबके हों और कड़कती ठंड में कोई फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर खुले आसमान में सिर अपने पेट में छुपाए सोए जा रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। जब तुम होटल में खाने को मुंह मांगी चीज़ें ऑर्डर करते हो और दुनिया भर में 3 में से 1 आदमी भूखा सोता हो, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब कभी तुम फ्लाइट पकड़ने गाड़ी से जा रहे हो और पास में ही कोई भरी धूप में लोडिंग रिक्शे में गले में टायर डालकर खींचता रिक्शा चालक चल रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है।
उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब कभी तुम बड़ी गाड़ी की सीट में धंसे किसी आदमी या कुत्ते को टक्कर मारकर आगे बढ़ गए हों और वो नहीं बचा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब तुम शानो शौकत से भरी शादियों में खाना छोड़ रहे हो और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चे उनमें से खाना चुन रहे हों। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। तो ये एक कविता है जो मेरे आसपास मैं देखती हूँ वहीं से उपजी है, और मेरी कविताएं बहुत सैद्धांतिक तौर पर मुझे नहीं पता वो कितनी खरी उतरती हैं या दूर दराज से ली गई हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरे आसपास के जो हलचल है, जो जीवन है, जिस तरह से मैं लोगों को जीता हुआ देख रही हूँ, स्थितियों का सामना करते हुए देखती हूँ, वहीं से मेरी कविताएं जन्म लेती हैं। तो एक कविता ये इस तरह थी। एक कविता है, सबके मौसम एक से नहीं होते। तो हम जब गर्मी होती है तो सर्दी का इंतज़ार करते हैं, और जब सर्दी बहुत होती है तो लगता है गर्मियाँ कब आएंगी, और जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो लगता है कि बारिश कब आएगी। तो हम मौसमों का इतना इंतज़ार करते हैं, लेकिन सबके लिए मौसम एक से नहीं होते, सबके लिए मौसम अच्छे नहीं होते। तो एक कविता उसी पर है। वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे, वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का। वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का, नाप रहे थे पानी मावठे का। सूखा अच्छा नहीं लगता ना, सूख जाते हैं सूखे में आंसू भी, सूख जाते हैं सूखे में आंसू भी, और वो इंद्र की मेहरबानी पर सो न पाए रात भर। वो इंद्र की मेहरबानी पर सो न पाए रात भर, घर के टीन के छेदों से टपकते पानी ने भर दिए थे उनके बोतल, डिब्बे, गिलास और परात। ओ मौसम तुम आना, ओ मौसम तुम आना, झूम कर आना, पर थोड़ा रहम के साथ आना। सर्दी गर्मी बारिश सबके लिए अच्छे नहीं होते, सर्दी गर्मी बारिश सबके लिए अच्छे नहीं होते। एक कविता है दिहाड़ी, जो हाल ही में लिखी मैंने, और अभी हम लॉकडाउन के दौरान देख रहे थे कि बहुत सारे मज़दूर पैदल चलते जा रहे हैं और उनके पास काम भी नहीं है। बहुत सारे लोग काम से बाहर निकाल दिए गए, और ये अनिश्चितता की स्थिति आज भी बनी हुई है, और वो हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में है। और दुनिया भर में जहाँ पर काम कम हो और काम करने वाले ज़्यादा हों, तो शायद यही स्थिति होती है जो इस कविता में है, और इस कविता का शीर्षक है दिहाड़ी। मैं देखती हूँ कि हर बड़े महानगर में, और जो कस्बे भी थोड़े से जो बड़े हो गए हैं और महानगर से थोड़ा छोटे हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जिन्हें हम चौकटी कहते हैं, और मज़दूर लोग आकर बैठते हैं और काम की तलाश में वहाँ हर दिन वो आते हैं, और कई बार उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो वापस लौट जाते हैं और फिर अगले दिन फिर आ जाते हैं। तो ये कैसी मंडी है कि जहाँ इंसान एक तरह से उस दिन के लिए बिकने के लिए आया है। तो वो कविता है उसी पर, दिहाड़ी। मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, रोटी पीतल के टिप्पन में लेकर लटक जाते हैं हर रोज़ जीप के पीछे। मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, रोटी पीतल के टिप्पन में लेकर लटक जाते हैं हर रोज़ जीप के पीछे। भरी जीप टूटे सड़कों पर उन्हें उचकाती जाती है। जीप उतार देती है जब सवारियां, तब थोड़ा चलकर वो आ जाते हैं चौकटी पर। चौकटी मंडी है आदमियों की, चौकटी मंडी है आदमियों की। सूरज जब 30 डिग्री के कोण पर होता है, वहाँ पहले से ही खड़े होते हैं गंवई कस्बों के छोरों के झुंड के झुंड। अपने सिर के पीछे हथेलियाँ लगाए किसी भी झुंड में शामिल होते, काम की टोह लेते। झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं। झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं।
हर मुंह कहता है बाबूजी मुझे ले चलो, मैं बढ़िया काम करूँगा। हर मुंह कहता है बाबूजी मुझे ले चलो, मैं बढ़िया काम करूँगा, लेकिन चौखटे पर बाबूजी बहुत कम आते हैं। लेकिन चौखटे पर बाबूजी बहुत कम आते हैं। गंवई कस्बई बूढ़े होते जवान, छोरे लुगाइयाँ अधकर डोकरे खूब आते हैं। हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं, लेकिन हर दिन बहुत कम जा पाते हैं, उनमें से शहरी बाबूजियों के साथ। सूरज के 60 डिग्री कोण होने पर इनमें से बहुत सारे बिना काम के थके निराश चेहरे वापस जा लटकते हैं जीप पर कल फिर से आने के लिए। तो ये एक त्रासदी है आज के समय की। एक कविता है रंडी। तो काफ़ी लोगों को ये अभद्र शब्द भी लग सकता है, लेकिन मुझे मैं इस शब्द से मेरा बहुत सामना हुआ है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को ये शब्द उनके लिए प्रयोग होते देखा है, तो मुझे इससे बहुत परहेज़ नहीं है। मुझे तो ये शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक औरत वो रंडी है जो सत्ता के खिलाफ बोलती है, जो अपने ढंग से जीना चुनती है। वो हर एक औरत रंडी है। आप तस्लीमा की बात कीजिए या आप किसी और की बात कीजिए या आप मेरी बात कीजिए, वो सब रंडियां हैं जो आप के तय किए मानकों के अनुसार नहीं चलती, जो जो अपने ढंग से जीना चुनती हैं, वो सब रंडियां हैं। तो ये एक कविता लिखी थी तब जब JNU में दीपिका पादुकोण गई थी, और फेसबुक पर मैं लगातार देख रही थी कि उनके लिए बहुत ही अभद्र शब्द कहे जा रहे थे, और यह शब्द भी। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे लिखना चाहिए। तो ये एक कविता है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। कल से दीपिका पादुकोण को रंडी लिखा पढ़ रही हूँ। तस्लीमा घोषित रंडी है, नीलिमा चौहान उभरती रंडी है, मैं भी रंडी होना चाहती हूँ। अब रंडी गिरा हुआ शब्द नहीं, क्षोभ और गर्व से मिश्रित शब्द है। रंडी अब गिरा हुआ शब्द नहीं, क्षोभ और गर्व से मिश्रित शब्द है। समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं। मुझे लगता है इस देश और दुनिया को अब देवियों की नहीं, रंडियों की ज़रूरत है। मेरी कामना है कि इन जैसी इस दुनिया में तमाम रंडियां जन्म लें। हमारा ये कार्यक्रम एक छोटी सी मुलाकात आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।